हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी तैयारी में कंटिन्यू हैं, EMRS आपका बिहार एस्टेट है, TGT PGT है। एग्ज़ाम का हालांकि कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो क्लियर है ही। तो आप सभी तैयारी में लगे हुए और उम्मीद करती हूँ तैयारी आपकी बेहद अच्छी होगी। तो मैं यहाँ एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष में। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले, इससे पहले मैंने आपका शुरुआत किया था आदिकाल से, क्योंकि EMRS PGT की क्लास में बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियोस बना रखे हैं आपका हर एक लेखक पर, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। आदिकाल से लेकर मैंने यहाँ द्विवेदी युग तक आपका कंप्लीट कर लिया है। आज छायावाद तक हो चुका है, आपका भारतेंद्र युग भी हो चुका है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रगतिवाद युग। जी हाँ, प्रगतिवाद युग का शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पर हमने लिया है बच्चन सिंह जी के अनुसार कि प्रगतिवाद को हम कैसे समझेंगे। तो बच्चन सिंह जी के क्या विचार हैं, फटाफट से क्लास स्टार्ट करती हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रगतिवाद 1936, 1943, कहीं कहीं 1942 भी मिलता है, लेकिन जो सटीक आंसर है उसका, जो प्रगतिवाद का समय सीमा है, वो रहेगी आपकी 1936 से 1943। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है, उनके विचारों से क्या है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का जो आंदोलन सन 1936 से आरंभ हुआ, उसके बीच छायावादी कविताओं में ही बीज बोए जा चुके थे। यानी कि यहाँ पर बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि प्रगतिवाद ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रकट हो गया, एकदम से उत्पन्न हो गया और एकदम से हम बोलने लगे। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं बच्चन सिंह जी कि प्रगतिवाद का जो आंदोलन था 1936 से आरंभ तो हुआ, लेकिन उसके जो बीज थे वो छायावादी कविताओं में पहले ही बोए जा चुके थे। यानी कि छायावादी कविताओं में कहीं ना कहीं इनका स्वर मिलता था। जैसे आप निराला को देखिए, तो निराला की कविताओं में प्रगतिवादी युग का जो जोर शोर बहुत तेज़ी से सुनाई पड़ता है। उनकी तोड़ती पत्थर जो कविता है, उसमें आप देखिए किस तरह से उन्होंने प्रगतिवाद का वर्णन किया है। वहीं हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे, यहाँ पर बच्चन सिंह जी क्या कह रहे हैं। तो पश्चिम की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण वहाँ का माहौल भी इसके अनुकूल था। यानी कि जो पाश्चात्य सभ्यता थी, वहाँ का जो ऐतिहासिक सभ्यता थी, उसके अनुसार यहाँ का किसका, प्रगतिवाद का माहौल भी उसी के अनुकूल था। मतलब दोनों परिस्थितियाँ आपस में मेल खा रही थी, इसके अनुकूल था। 1935 में हेनरी बारबूच, यानी कि इस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए, इसको समझते हुए, यहाँ पर 1935 में हेनरी बारबूच के नेतृत्व, तो यहाँ पे आप ये नाम महत्वपूर्ण है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि बच्चन सिंह जी से 2021 में लगभग 4 से 5 प्रश्न TGT और PGT दोनों में ही आए थे, और हम सब इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि हम इसको किताब को पढ़ें भी। उस एग्ज़ाम होने के बाद जैसे बच्चन सिंह को अब तो लोगों ने शुक्ल जी की तरह रट डाला है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बने और आगे अब बनते ही रहेंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से देखना है कि अगर 1935 में हेनरी बारबूच के नेतृत्व में संसार में प्रगतिशील लेखकों के संगठित करने का प्रयास पेरिस में हुआ। कहाँ पर, पेरिस में। यानी कि ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेहद महत्वपूर्ण है। पॉइंट्स कुछ हैं लेकिन महत्वपूर्ण, यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनने तय हैं। तो यहाँ पर देखिए 1935 में हेनरी बारबूच के नेतृत्व में संसार में प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास कहाँ हुआ, पेरिस में। किसके सानिध्य में, तो आपके हेनरी बारबूच के। अगला पॉइंट देखेंगे हम, और इसी में है यहाँ पे कि इसके अध्यक्ष अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, विचारक, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखिए आप। यानी कि हेनरी बारबूच के सानिध्य में तो इनका क्या हो गया, आपने संगठित कर ली प्रगतिशील लेखक की स्थापना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, पेरिस में हो गई। फिर इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाकार थे कौन, विचारक EM फॉरेस्टर, ठीक है। उनका नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, EM फॉरेस्टर। इस प्रश्न यहीं से बनने की संभावना थी कि प्रगतिवाद, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, प्रगतिशील लेखक में प्रगतिवाद शब्द कहाँ से घुसा। यानी बच्चन सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता, इसकी स्थापना प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से हुई थी, लेकिन अचानक इसमें प्रगतिवाद कहाँ से घुस आया। तो कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक में प्रगतिवाद शब्द कहाँ से घुस आया, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। प्रेमचंद 1936, यानी प्रेमचंद जी ने 1936 में जो आपकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी, उन्होंने भी अपने भाषण में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया था। ये स्पष्ट कहा गया। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन जाएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद का उद्देश्य
भाषण में या प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, किसने नहीं किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिवाद शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है। वहीं पर प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, आपको ये पूरी कोटेशन दे दी जाएगी किस तरह से कि प्रेमचंद 1936 में उन्होंने अपने भाषण में प्रगतिवाद शब्द का कोई प्रयोग या उल्लेख नहीं किया, किसका कथन है। तो आपको पता, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको बता पाएंगे कि कथन किसका है, आपके बच्चन सिंह जी का। वैसे यहाँ पर प्रश्न बन जाएंगे कि आप जो प्रगतिशील लेखक की समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे, या प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष ये थे कि विचार E.M. फॉस्टर प्रतिष्ठित साहित्य कथाकार, किस लेखक का वक्तव्य है। तो आपको अगर पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स कुछ है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से पढ़िए, जब भी समय मिले देखिएगा जरूर। आगे चर्चा करते हैं अन्य पॉइंट्स और क्या क्या हो सकते हैं प्रगतिवाद से। तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो यहाँ पर कि पहले हमने देखा कि पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, फिर यहाँ पर देखें कि 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई। यानी कि यहाँ पर 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई। प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि सोवियत संघ की स्थापना 1934 में किस शहर में हुई या किस स्थान पर हुई। तो आपको पता है तो आप बता देंगे कहाँ पर हुई, रूस में हुई। या प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि सोवियत संघ की स्थापना 1934 में रूस में किसके नेतृत्व से हुई। तो आपको पता होगा तो आप आंसर बिल्कुल सही टिक करके आएंगे, गोर्की। फ्रेंड्स, एक बात है, ज़रूरी बात ये है कि हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, लोग पूरे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक ये चीज़ नोटिस की है कि आप अकेले बंद कमरे में यदि 12 घंटे तक लगातार पढ़ते हैं तो लगता है आपको कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उसको ग्रुप डिस्कशन ना करें या किसी जगह शेयर ना करें तो वो चीज़ें विकसित नहीं होती, कहीं ना कहीं कुंठित होती चली जाती हैं और हम वो चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते चले जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला पॉइंट ले लेते हैं फटाफट से। प्रगतिवाद विशेष टॉपिक मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगला है कि यह विश्व का पहला लोक लेखक संगठन था। यानी कि जो प्रगतिशील लेखक था वो क्या था, यहाँ पर विश्व का, ध्यान देने वाली बात है, विश्व का पहला संगठन था। कौन सा? 1934 में जो गोर्की के नेतृत्व में रूस में हुआ था वो ये विश्व का पहला संगठन था। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। फिर है अगला पॉइंट यहाँ पर कि मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष। यहाँ पर हम केवल ये जानते हैं कि 1936 में लखनऊ में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर को ये काम सौंपा गया था। जी नहीं, वो दो केवल अकेले नहीं थे, उनके साथ और कौन कौन जुड़ा। आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो फेमस है उनको तो साइड कर दे रहे हैं, लेकिन हम जिनसे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते उन्हीं को प्रश्नों में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ज्योति घोष हैं आपके, ठीक है, के.एम. भट्ट हैं यहाँ पर, और हिरेन मुखर्जी हैं, एस सिन्हा है, और मोहम्मदीन तासीन है। यानी कि इस मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के अलावा कौन कौन इस प्रगतिशील लेखक संगठन में भूमिका निभाए। तो आपको पता होना चाहिए, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की या गठन किया। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि इस 1935 में जो भारत में प्रगतिशील लेखक संगठन की स्थापना, उसमें किस किस ने भाग लिया और किस उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ पर फिर अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार, मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राजनीति के क्षेत्र में। यानी कि जो प्रगतिवाद का आधार है, सैद्धांतिक आधार है। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि प्रगतिवाद का आधार है, सैद्धांतिक है, असैद्धांतिक है, नैतिक है, मौलिक है, इस तरीके से यदि आपने पढ़ा है, आपको पता है, तो आप तो उसको सही टिक कर देंगे कैसा आधार है, सैद्धांतिक आधार है। वहीं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है। यानी कि ये आजकल प्रश्न कोटेशन से ही बन रहे हैं, आयोग जानता है कि रचनाएं सभी रटते हैं, सबको सब कुछ पता है, क्यों ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा के बनाया जाए कि जो करने वाला परीक्षार्थी है वो कंफ्यूज होकर रह जाए। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि सैद्धांतिक प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राजनीति के क्षेत्र में डैश डैश डैश, वही साहित्य के क्षेत्र में डैश डैश डैश। यदि आपको पता है तो आप डैश डैश से फिल कर देंगे कि राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है और साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, प्रगतिवाद है, यदि आपने पढ़ा है अच्छे से। तो
है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने क्लियर किए। ये पॉइंट्स वो हैं फ्रेंड्स जहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ रचनाएं सभी को अच्छे से पता होती हैं, लेकिन अब क्या कोटेशन से प्रश्न उठाए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करे जाएंगे, कुछ वहाँ पे डाउट वाले रहते हैं, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रगतिवाद कुछ प्रमुख लेखक भी हैं, वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी 1911 में उनका जन्म, 2000 में उनकी मृत्यु है। नागार्जुन है 1911 उनकी दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है, और नागार्जुन की मृत्यु हुई है 1996 में। हो सकता है डेट थोड़ी इधर हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैंने पूरी क्लियरिटी से ही बुक से ली है, अच्छी ऑथेंटिक। बाकी आप अगर कुछ मिस्टेक या कुछ गड़बड़ लगती है आपको तो आप मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शिव मंगल सिंह सुमन 1917 से 2007, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 और त्रिलोचन 1917 से। तो यहाँ पर ये लगभग आपके प्रगतिवाद के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पंत और निराला की जो रचनाएं हैं वो भी प्रगतिवाद से बहुत गहरा संबंध रखती हैं। ऐसा बच्चन सिंह जी ने भी माना है कि पंत जी की जो रचनाएं हैं उसमें प्रगतिवाद का स्वर है, और निराला जी की जो रचना है उसमें भी प्रगतिवाद का स्वर है। बाकी ये जो लेखक हैं ये तो प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं ही। इन्होंने अपनी प्रगतिवाद को खुलकर अपनी कलम चलाई है। रामधारी सिंह दिनकर का आप बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। स्वानों को मिलता है दूध, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। मुझे पंक्तियाँ कुछ अच्छे से याद नहीं आ रही, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये हमने EMRS PGT हिंदी यानी कि UP PGT TGT हिंदी सभी के लिए महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि केवल एक के लिए। हिंदी साहित्य तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका महत्वपूर्ण, चाहे आपका KVS का हो, DSSB का हो, या आपका UP का हो, या आपका LT ग्रेड का हो, या आपका EMRS का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉपिक सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग ये बार बार मत पूछिए कि हमारे लिए है या नहीं है, ये सभी के लिए हिंदी साहित्य का टॉपिक। तो आज मैंने प्रगतिवाद को लिया है। इससे पहले मैंने जो क्लासेस ली हैं प्रैक्टिस सेट बाकायदा मैंने बनाए हैं EMRS PGT के, आप जाकर प्ले लिस्ट पर आराम से देख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले देखिएगा। तो यहाँ तक आज का मेरा जो सेशन है वो इतना ही है। क्लास देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी जानकारी और सटीक पॉइंट्स मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने लाती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।